फाइनली आज डे 3 एंड करेंगे आप और मैं मिलकर। ये जो अंत है इसका कोई अंत नहीं है। कल फिर डे 4 से चालू कर दूंगा। तुम लोगों को परेशान करना कमी नहीं आनी चाहिए जोश में। बाबा जी ने कहा है टाइम से, तो मतलब टाइम से। अब हमें आज क्या करना है? आज हम सिर्फ चैप्टर 1 फिनिश करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को लगे कि यार बाबा जी रश कर रहे हैं। अब जो भी हो, हमें तो चैप्टर्स करने हैं डिटेलिंग में। तो शुरू करेंगे आज हम चैप्टर 1 के लास्ट पोर्शन से। बाबा जी की आखिरी बूटी चैप्टर 1 के लिए, बूटी #5 में। तो भाई बजाओ नगाड़े। तो यार बूटी 5 शुरू करने से पहले बात सुनो। हम इसमें आज करेंगे 3 बेसिक टॉपिक्स और ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। वो 3 बेसिक टॉपिक्स हैं। एक तो हो गया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर हो गया हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और लास्टली करेंगे कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ बूटी नंबर 5 शुरू करते हैं। तो यार देखो, चलो बहुत बेसिक तरीके से बात करते हैं, क्योंकि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड कभी भी आज तक ना टिपिकल क्वेश्चन आया है और ना ही आने की कभी संभावना है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा नहीं है। तो फिर भी क्योंकि आपको पता होना चाहिए, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो कि वो होता है थिंक टैंक। अगर लिखना है कंसेप्ट के लिए तो प्लीज लिखो कि थिंक टैंक जो होता है वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। उसके बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। वो होते हैं ना जो हम्माली करने वाले, एकदम बॉस की भी सुन रहे हैं, लेबर को भी संभाल रहे हैं, बेचारे परेशान रहते हैं, बहुत एकदम से घनघोर दिमाग में टेंशन लिए घूमते रहते हैं। वो होते हैं आपके मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और लास्टली आपका आता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट बेचारे वो वर्कर्स होते हैं, वो लेबर होते हैं जो दिन रात जाग जाग के बेचारे काम करते हैं। हम जैसी हालत होती है उनकी भी। लेकिन मिडिल लेवल वाले मैनेजर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली द डूअर्स। एंड लास्टली जो लोअर लेवल होते हैं, हाँ वो डूअर्स होते हैं, लेकिन वो बेसिकली प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। उनका थिंकिंग नहीं होती, वो सिर्फ करते चले जाते हैं। कहने को तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी यही करते हैं, बट दे आर द एक्चुअल मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस। वो वही लोग होते हैं जो एक पैरिटी बना के चलते हैं टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में। इससे ज्यादा क्या कुछ याद रखना है बाबा जी? नहीं, बाबा जी बोल रहे हैं इस टॉपिक को इससे ज्यादा टाइम ना देना है, ना आपको इसमें स्पेंड करना है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैं इसमें आपको एक स्टेटमेंट बताता चलूंगा हर एक का, और आप उससे ज्यादा इस चैप्टर के लिए तो इसको याद नहीं करोगे, क्योंकि अगर इससे केस स्टडीज आती हैं तो आपसे वो यही वन लाइनर मांगने वाले हैं। तो बिल्कुल गंभीर होकर बैठ जाओ। अगर आपको लगता है कि अभी आपको कॉपी पेन उठाना है तो मुझे पॉज करो यहीं पे, और कॉपी पेन में जो मैं बोलते जा रहा हूं वो लिखना, क्योंकि इसी से रिलेटेड अगर चैप्टर 1 से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड केस स्टडी आएगी तो वो यही पूछेंगे। पहला, प्लानिंग। प्लानिंग इज डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, by whom it is to be done। नहीं लिखना इतना। प्लानिंग इज डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, इतना याद रखो। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजिंग पे, जो कि कहता है डिफाइनिंग और डिसाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दैट्स इट। फंक्शन के बेसिस पे इससे ज्यादा एक शब्द याद मत रखना। डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, खत्म। फिर आता है स्टाफिंग, मैनिंग, ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस। नाउ मैनिंग, MANNING। What does मैनिंग मीन्स? हम हायर करते हैं लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोजीशंस को फिल आउट करने के लिए, सो दैट काम तो ढंग से हो ना। अब यार भाई, चाय बनाने का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ा ना करेगा। चाय सिमिलर लग रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ ना यार। तो आपको पता होना चाहिए किस काम के लिए कौन चाहिए, और उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए, स्टाफिंग होना चाहिए, डायरेक्टिंग होना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी क्या होना चाहिए? स्टाफिंग, क्योंकि वहीं पे आप सिलेक्ट करोगे कि कौन बंदा किस चीज के लिए चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट से चाय नहीं बनवाना है। फिर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर लिखो इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स थ्रू सबऑर्डिनेट्स, लिख लो। फिर से बोल रहा हूं, इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स थ्रू सबऑर्डिनेट्स, ये स्टेटमेंट आ सकता है। और अगर ऐसा आता है तो एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपको डायरेक्टिंग को लिखना पड़ेगा। ये वो प्रोसेस है जहां पे आप लोगों को गाइड करके, मॉनिटर करके, इंस्ट्रक्ट करके उनसे काम करवाते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लास्ट, कंट्रोलिंग में याद रखना है इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स राइटली, करेक्टली, एक्यूरेटली एज पर दी एक्सपेक्टेशंस। यहां पर बस चेक किया जाता है कंट्रोलिंग में कि जो भी प्लान था वो इंप्लीमेंट किया गया है, जैसा सोचा था उसी तरीके से। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। चलो यार, बस लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, और वो लास्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन, यानी किस तरीके से मिलके काम करेंगे, वो चीज आपको देखनी है। तो चलो उसको भी निपटाई लेते हैं। तो भाई कोऑर्डिनेशन अपने आप में एक प्रोसेस है।
यानी अगर आपको कोई चीज याद रखनी है तो वो याद रखोगे कि कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है। और कई जगह जब अपन केस स्टडीज करना चालू करेंगे, क्योंकि पहले तो अपन को चैप्टर्स करने जरूरी हैं, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेशन को कई जगह पे सीबीएसई ने खुद ने, एनसीईआरटी ने खुद ने एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट माना है। तो वहां पे जब बताने के लिए मुझे एक चीज आपको बताना जरूरी है, जैसे प्लानिंग अपने आप में एक प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन अपने आप में, कंट्रोलिंग अपने आप में एक प्रोसेस है, डायरेक्टिंग अपने आप में, स्टाफिंग अपने आप में, ऐसे ही जो कोऑर्डिनेशन है वो भी अपने आप में एक प्रोसेस कहलाता है। नाउ ये प्रोसेस काय का है जिसके थ्रू मैनेजर सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइज मतलब एक फॉर्म में, एक यूनिफॉर्म मेथड में चीजों को करना, वो अपने एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करता है, एक्टिविटीज खुद के साथ, डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट सेक्शंस की। अगर आपको किसी की बर्थडे पार्टी मनानी है, किसी के मुंह पे केक पोतना है, तो भाई वो रात भर से प्लानिंग कर ली जाती है, तू केक लेके आएगा, तू गाड़ी लेके आएगा, तू उसको घर से बाहर निकालेगा, हम कुत्ता बना के मारेंगे। ये चीजें टाइम मांगती हैं, ये चीजें एफर्ट मांगती हैं, और ये चीजें कोऑर्डिनेशन भी मांगती हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या हुआ, आपने यहां से शुरू किया, माना कोऑर्डिनेशन एक पूरा प्रोसेस है, ऐसे 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 नहीं करोगे तो एफएफएफ नहीं होगा। तो इसके कारण मैनेजर को मतलब जो बंदा होता है ना, जो डोमिनेटिंग, वो क्या करता है, वो सबको बुलाता है, सबको एफर्ट सिंक करता है, अच्छा भाई इस टाइम पे एग्जैक्टली ये होना चाहिए। तो यहां पर मैनेजर ने सिंक किया एक्टिविटीज को बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट सेक्शंस जो भी बिजनेस के हैं, और फिर आप काम को अकॉर्डिंगली कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, बट हाँ फोकस ये होना चाहिए सारे काम एक प्रॉपर ऑर्डर में हो रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन में हो रहे हैं। नाउ व्हाट डज सिंक्रोनाइजेशन एग्जैक्टली मींस, यूनिफॉर्मिटी के साथ होना, एक साथ होना, एक तरीके से होना, एक मोशन में होना, एक चीज के लिए होना, एक गोल के लिए होना, यही है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, कैरेक्टरिस्टिक के अंदर पहली चीज भी वही है, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। यानी यहां पे आप क्या करोगे, आप सब लोगों को साथ में लेके आओगे और उनके साथ मिलकर काम करोगे। सो कोऑर्डिनेशन, जैसा बोलते, मैं कितनी बार बोलूं कि सिंक्रोनाइजेशन मतलब एक साथ काम नहीं करोगे तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ही नहीं है। सेकंड आते हैं यूनिटी ऑफ एक्शंस। यूनिटी ऑफ एक्शन का सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि सबके एक्शंस यूनिफॉर्मली एक जैसे हैं। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब यह भी होता है कि सबके माइंडसेट्स भी एक ही डायरेक्शन में है, सबके माइंडसेट, सबके थॉट, सबका तरीका एक ही तरफ जा रहा है, अलग अलग नहीं जा रहा है, वरना वहां पे दिक्कत आना चालू हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नाउ देखो, केस स्टडीज करनी है आपको, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि चैप्टर 1 मांगता है आपके लिए केस स्टडीज, ना कि लेंदी आंसर्स, तो मैं उसको उस तरह से करवाऊंगा भी नहीं। जो चीज जितना मैटर करता है 20 डेज प्लेज के अंदर, उस तरीके से कवर करा जाएगा। मैंने बार बार बोला है आपके मार्क्स मैटर करते हैं, और वो चीजें हमें मालूम होना चाहिए क्लेवरली। मैंने बोला ना, वर्क हार्ड बट अलॉन्ग विथ स्मार्टनेस, यानी हार्ड वर्क का कोई मतलब नहीं जब तक स्मार्टनेस नहीं है, और स्मार्टनेस यहीं पे है कि हमें मालूम हो कि हर टॉपिक से क्या पूछा जाएगा। तो जैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस, यस, कोऑर्डिनेशन नीड्स टाइम टू टाइम एफर्ट। आप एक दिन करके नहीं छोड़ सकते, आप 4 दिन करके नहीं छोड़ सकते, आपको वो चीज रेगुलरली करनी पड़ेगी, एंड दैट इज हाउ कोऑर्डिनेशन इज। फिर आ जाते हैं परवेसिव फंक्शन पे। परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सोचेंगे तो साथ में सोचेंगे, लेबर को जो करना होगा करेगा, नहीं। यहां पर हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और छोड़ो मैनेजमेंट की बात, हर जगह कोऑर्डिनेशन है। तो परवेसिव टिपिकली मतलब करता है कि इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, चाहे वो कोई भी लेवल हो, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सबका कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना, सिंक्रोनाइजेशन में काम करना जरूरी है। लेबर कोई और यूनिट्स बना रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पार्टी करने निकल गए, ऐसा नहीं हो सकता। सो यू हैव टू थिंक अपॉन कि जब भी काम करो साथ में काम करो। नेक्स्ट आ जाते हैं डेलिब्रेट फंक्शन। सो कोऑर्डिनेशन वो चीज है जिसको जानबूझ के किया जाता है। अब आई डोंट नो एनसीईआरटी का क्या है कि कुछ चीजें वो ऐसे इंक्लूड करते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, डेलिब्रेट फंक्शन कोई इतना यूनिक नहीं है अपने आप में फीचर, बट डेलिब्रेट फंक्शन ये कहता है कि व्हेन इट कम्स टू कोऑर्डिनेशन, वहां पर चीजों को करना जरूरी है इंटेंशनली। इवन इफ यू डोंट वांट टू, यू हैव टू कोऑर्डिनेट फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको ऑर्गेनाइजेशन का सोच के चलना पड़ेगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन मैंडेटरी है, नेसेसरी है, करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी। आई डोंट नो आप कोऑर्डिनेशन के बारे में कितना क्या पढ़ के बैठे हुए हो, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं अभी, तो आपको कोऑर्डिनेशन की 3 इंपॉर्टेंस के अलावा और कुछ भी याद नहीं रखना है। तो वो 3 बेसिक इंपॉर्टेंसेस क्या हैं जो कोऑर्डिनेशन की याद रख सकते हैं। पहला बहुत सिंपल सा है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या मैं यूं बोलूं तो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइज। यानी अगर आप चीजों को कोऑर्डिनेट करके चलोगे तो आपके लिए ग्रोथ पक्की है। बोला जाता है ना, अनेकता में एकता, वो चीज यहां पे फाइंड आउट की जाती है। अगर आपके अंदर वो यूनिटी है, अगर आप जानते हो कि हाँ भाई मुझे सबको साथ में लेके चलना है, जो भी अचीव करेंगे मिलकर करेंगे, शिद्दत से करेंगे, वो चीज आपको सुपीरियर बनाती है बाकी लोगों से। क्योंकि जब बाकी लोग लड़ रहे होते हैं, अपने ह्यूमन बिहेवियर से परेशान रहते हैं, ये लोग
मिलकर काम करना जानते हैं, ये लोग साथ में काम करना जानते हैं, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ ग्रोथ। आज भी चलो ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी को ले लो, ऑल आर वर्किंग टुगेदर, और जो जो साथ में काम कर रहे हैं वो ग्रो हो रहे हैं। यही कोऑर्डिनेशन का फंडा मैनेजमेंट में भी आता है। साथ में काम करो, ग्रोथ हमेशा होगी। आप स्ट्रक्चर वाइज, आप साइज वाइज, आप गुडविल वाइज हमेशा बढ़ोगे। फिर आती है बात फंक्शनल डिफरेंशिएशन की। नाउ फंक्शनल डिफरेंशिएशन ये बोलता है कि जैसे जैसे आप कोऑर्डिनेशन करते चले जाते हो, आपको ये भी पता लगने लगता है कि आप फंक्शंस के अकॉर्डिंग अपनी बिजनेस के एक्टिविटीज को डिवाइड कर सकते हो। ये जो प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जैसी चीजें आई हैं, ये इनका आने का रीजन भी कोऑर्डिनेशन ही था हमेशा से। कोऑर्डिनेशन क्या बताता है? आप चीजों को प्रॉपर एफर्ट के साथ करो और आप फंक्शंस को डिवाइड करना चालू करो। आप जो भी बिजनेस के अंदर करना चाहते हो, आप उन फंक्शंस को पहले से ही डिफाइन कर दो। जरूरी नहीं हो कि स्पेसिफिकली 4 से 5 ही हो, उससे ज्यादा भी रख सकते हो, उससे कम भी रख सकते हो, बट हाँ, आप इस तरीके से उन फंक्शंस को बनाओ कि उन सारे फंक्शंस के बीच अपने आप में एक कोऑर्डिनेशन हो। और जो ये तीसरी इंपॉर्टेंस है जो कि सबसे ज्यादा मैटर करती है, और वो ये है कि कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन स्पेशलाइजेशन। आप कोऑर्डिनेशन को अगर उस फॉर्म में देखते हो, आप जानते हो कि कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान रखोगे कि हाँ, उस कोऑर्डिनेशन के थ्रू आपके बिजनेस के अंदर एक्सपर्ट्स का स्पेशलाइजेशन हो रहा है। आपके पास फील्ड में वो लोग हैं जो जानते हैं अपने काम को टू द मैक्स लेवल, और वो ये भी जानते हैं कि वो अगर स्पेशलाइज्ड होंगे तो बिजनेस की ग्रोथ है, उनकी भी ग्रोथ है। यानी अल्टीमेटली मैटर क्या करेगा? हाउ अ बिजनेस ग्रोज बाय द स्पेशलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। और हाँ, अगर आपने कोऑर्डिनेशन करके रखा है, अगर आपने लोगों को उनका काम बता के रखा है, टाइमली अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही है, सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, दैट इज हाउ कोऑर्डिनेशन वर्क्स। इट इज नॉट जस्ट अबाउट सिंक्रोनाइजेशन ओनली, इट इज अबाउट सिंक्रोनाइजेशन इन एवरी मैनर। बंदा एक्सपर्ट है, वो अपने नीचे काम करवाने वालों से भी जानता है, वो काम करने वाले ऊपर वाले को मानते हैं, हर एक एस्पेक्ट कोऑर्डिनेशन के अंदर आ जाता है, तभी इसे बोला जाता है इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो अल्टीमेटली आपको इस चैप्टर से क्या सीख मिलती है? इट इज नॉट एट ऑल अ बिग चैप्टर, बट मेरा फंडा ये था कि आई वॉन्टेड टू गिव दिस चैप्टर अ बिट मोर टाइम सो दैट आप उसको सोच सको, समझ सको। हमें केस स्टडीज भी करनी है, और अगर मैं चैप्टर रश कर देता तो मे बी तुम लोग केस स्टडीज के लिए इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि तुम्हें लगता है यार बाबा जी तो रश करा रहे हैं। नहीं, अपने पास बहुत टाइम है। 20 डेज प्लेज बिजनेस का है, 20 डेज में खत्म करना है, तो मतलब आराम से करेंगे ना। अब तुम्हें बैठ के क्या करना है? मैंने चैप्टर 1 को, जो तुम्हारा 12-15 पेज का चैप्टर था, जो तुम्हें लगता था कि करना पड़ेगा इतना सारा, मैंने 3 से 4 पेज, बहुत बोल रहा हूं 3 से 4 पेज, हार्डली 2 से 3 पेज में मैंने आपको सिंक्रोनाइज करवा दिया है। यू नो व्हाट आई डिड। तो आपको करना क्या है? बैठ के अल्टीमेटली आपको ये चैप्टर उठाना है, जैसे जैसे मैंने बताया है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको पकड़ना है, जो जो नहीं है उसको छोड़ दो, नहीं आएगा। चलिए अब हम मिलेंगे कल रात के 10 बजे चैप्टर 2 के साथ, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से